हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता एंड स्वागत है आपका आयोटा 2.0 बैच में फॉर NDA 1 2025। ठीक है, ये आपका 50 डेज का कंप्लीट क्रैश कोर्स रहेगा और आज हमारी बायो की फर्स्ट क्लास है, बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास है। ठीक है, इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिस ऑफ लाइफ, सेल्स, प्रोटोप्लाज्म एंड टिश्यूज़। ये आपका पार्ट 1 रहेगा। हम ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एंड इस टॉपिक का पार्ट 1 ये रहेगा। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू द बेसिस ऑफ लाइफ। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या है, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या कर सकता है जिससे हम उसे लिविंग बोल सकते हैं, जैसे कि उसके पास एबिलिटी हो ग्रो करने की, उसके पास क्या हो, एबिलिटी हो ग्रो करने की, वो ग्रो कर पाए, रिप्रोड्यूस कर पाए, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाए, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे है ना। अच्छा, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर पाए, मेटाबोलाइज कर पाए है ना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कर पाए, मेंटेन करे होम्योस्टेसिस और अडाप्ट करे इन्वायरमेंट को। ठीक है, किसी नए इन्वायरमेंट में जाते हैं तो अडाप्ट कर पाए है ना। ये सब एबिलिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की और कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करती हैं, अलग बनाती हैं है ना। एक है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी में, उन सब केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं और इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस का सम क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक, अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं और डेवलप होते रहते हैं ओवर टाइम। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन वो एबिलिटी होती है एक ऑर्गेनिज्म की कि वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर पाए है ना, या तो सेक्सुअली या तो एसेक्सुअली। सेक्सुअली मतलब जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल पेरेंट लगते हैं, और एसेक्सुअली मतलब जिसमें पेरेंट्स एक ही पेरेंट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है, एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है, एक एक्सटर्नल इफेक्ट होता है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है जिससे, जैसे कि प्लांट लाइट की टुवर्ड्स रिस्पॉन्ड करते हैं, इसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं है ना। लाइट के टुवर्ड्स मूव हो जाते हैं है ना, जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ पे मूव हो जाएंगे तो इसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो लाइट क्या है, आपका स्टिमुलस है। ठीक, समझ गए, रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस को, जैसे प्लांट बेंड करते हैं टुवर्ड्स लाइट। ठीक, अच्छा होम्योस्टेसिस की बात करें, होम्योस्टेसिस क्या होता है, एक इंटरनल टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन कर पाए है ना, इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं ह्यूमंस में। अडेप्टेशन एंड एवोल्यूशन की बात करें तो अडेप्टेशन में क्या है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इवॉल्व होते रहते हैं है ना। जैसे ऑर्गेनिज्म कोई नई जगह पे जा रहे हैं तो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से उन्हें अडाप्ट होना पड़ता है। ठीक, समझ गए, तो सर्वाइवल के लिए ये होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल की बात करें, प्रोटोप्लाज्म टिश्यूज़ की बात करें, लाइफ प्रोसेसेस में सेल्स जो होती हैं फंडामेंटल यूनिट होती हैं और ये सारी लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, हर एक ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना होता है। ठीक है, बहुत सारी सेल का बना होता है लेकिन एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, सेल होती है किसी ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, अच्छा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, लिविंग कंटेंट है, याद रखना लिविंग कंटेंट कौन है, सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है। यहाँ पे एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। टिश्यूज जो होते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक तरह की सेल्स ग्रुप बना लेती हैं और एक साथ काम करती हैं, कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, इसे टिश्यूज कहा जाता है। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाती है, टिश्यूज बनाती है। ठीक, कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है और कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अच्छा नेक्स्ट अब आते हैं सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। डिस्कवरी ऑफ सेल किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में। याद रखना, डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक 1665। इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था कैसे, कॉर्क जो होता है लगा के हम बॉटल्स को एयर टाइट कर देते हैं, कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंडर देखा और जो इन्हें दिखाई दिया माइक्रोस्कोप के अंडर, उसे इन्होंने टर्म दिया सेल। ठीक है, एंटन वैन ल्यूवेनहॉक की बात करें 1674 में इन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया था लिविंग सेल। बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये इन्होंने क्या यूज़ किया था, सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ किया था। ठीक, अच्छा सेल थ्योरी की बात करें तो ये प्रपोज किया था मैथियस क्लीडेन एंड थियोडोर शॉन ने। ठीक, प्रपोज किया था ईयर 1838, मैथियस क्लीडेन, शॉन ने 1839।
सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्होंने सेल थ्योरी में क्या बोला था, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए हैं, और ये सेल क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है स्ट्रक्चर और फंक्शन की। ठीक, समझ गए इन ऑर्गेनिजम्स। फिर साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो का नाम याद रखना। 1855 में इन्होंने ये सेल थ्योरी में क्या ऐड किया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये जो लैंग्वेज है आपकी, ये लैटिन लैंग्वेज है। ठीक, ये लैटिन लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है, जो सेल्स अराइज जब होती हैं तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है। प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से सेल्स प्रेजेंट है उन्हीं से सेल डिवीजन से न्यू सेल बनती हैं। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से जो सेल एग्जिस्ट कर रही है उन्हीं से न्यू सेल बन रही है। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो ने दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। टाइप्स ऑफ सेल्स पे आते हैं, पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। दो तरह की हैं। प्रोकैरियोटिक जो प्रिमिटिव होती हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। इनमें क्या होता है, एग्जाम्पल में बैक्टीरिया और आर्किया बैक्टीरिया। ठीक, अच्छा, की फीचर, इनमें सर्कुलर डीएनए होता है, ये सेल है, इसमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक, यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल क्या है, प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, फंजाई एंड प्रोटिस्ट हो गया। की फीचर क्या है, जैसे इसमें सर्कुलर डीएनए था, इसमें लीनियर डीएनए है। ठीक है, लीनियर डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस और कुछ सेल ऑर्गेनल्स और प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं डिफरेंस पे, प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस पे। यहाँ पे देखो फीचर में सेल वॉल, सेल वॉल किसकी बनी होती है, प्लांट सेल में सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक, अच्छा, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, प्रेजेंट होता है। एनिमल में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होना नहीं होता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। ठीक, वैक्यूल की बात करें तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में या तो छोटा सा प्रेजेंट होगा या तो एब्सेंट होगा। ठीक, अच्छा, शेप की बात करें तो जनरली प्लांट सेल का शेप रेक्टेंगुलर या फिर रिजिड होता है, एंड एनिमल में राउंड और इरेगुलर हो सकता है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक, याद रखना, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, एनर्जी स्टोरेज की बात करें तो किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है, प्लांट सेल में स्टार्च के फॉर्म में, एनिमल सेल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहती है। ठीक, अब यहाँ पे डायग्राम देख लो प्लांट सेल और एनिमल सेल का। यहाँ पे प्लांट सेल बनी है, यहाँ पे एनिमल सेल बनी है। प्लांट सेल में ये देखो सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। प्लांट सेल में और क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ये देखो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट कहीं प्रेजेंट नहीं है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है और प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक, समझ गए। ठीक, और बाकी सेल ऑर्गेनल्स हैं। अब आते हैं आगे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले हमें इसमें देखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है और लिविंग बाउंड्री होती है। ठीक है, ये सेल है, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स है। ठीक है, ये एक बाउंड्री है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और सेल के ऑर्गेनल, सेल का जो कंटेंट है उसको अलग करके कौन रखता है, एक बाउंड्री, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक, लिविंग बाउंड्री है सेल की, और ये सेपरेट करती है इंटरनल कंपोनेंट्स को एक्सटर्नल कंपोनेंट से। ठीक, नेक्स्ट, ये कहाँ पाई जाती है, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखो, ये आपके लिपिड फॉस्फोलिपिड्स है। ठीक है, ये एक ये वाली लेयर है, एक ये नीचे वाली लेयर है। ठीक, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दो लेयर होती है लिपिड की, फॉस्फोलिपिड्स। ठीक, बाइलेयर है, इसकी बनी हुई है। एंड और क्या है इसमें, अकॉर्डिंग टू, देखो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। ठीक, कौन सा मॉडल था, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। इसमें क्या है, जो मेम्ब्रेन होती है फ्लेक्सिबल होती है, ये पता चला हमें, और प्रोटीन्स फ्लोट करते हैं इन और ऑन द फ्लूइड लिपिड बाइलेयर। यहाँ पे देखो प्रोटीन्स फ्लोट करते हैं, ये इंटीग्रल प्रोटीन इन और ऑन, काफ़ी ऐसे ऐसे आधे एम्बेडेड दिखेंगे, ये पूरा एम्बेडेड है, ये कुछ कुछ ऐसे भी एम्बेडेड होते हैं। समझ गए। ठीक, इंटीग्रल प्रोटीन, हाँ। ठीक, इट में ऑल्सो हैव, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं जो कि अटैच्ड होते हैं
प्रोटीन से, जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से अटैच्ड होंगे उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है, जब लिपिड से अटैच्ड होंगे कार्बोहाइड्रेट तो उसे ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है। ये हेल्प करते हैं सेल के रिकॉग्निशन में, सेल को पहचानने में हेल्प करते हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखो फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी शो करती है, मतलब सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ों को ही, स्पेसिफिक चीज़ों को ही सेल के अंदर आने देती है, जो काम की चीज़ नहीं है उसको अंदर आने नहीं देगी। ठीक है, अलाउ ओनली स्पेसिफिक सब्सटेंसेस टू एंटर और लीव द सेल। ठीक, प्रोटेक्शन में बैरियर की तरह काम करती है। ठीक है, बैरियर प्रोटेक्ट करती है, जो सेल के अंदर इंटरनल सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देती है। ट्रांसपोर्ट करवाती है थ्रू डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, ये क्या करवाती है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करवाती है। कैसे, डिफ्यूजन से, ऑस्मोसिस से और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन से, ऑस्मोसिस से एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऑस्मोसिस में लो टू हाई टू लो कंसंट्रेशन होता है, डिफ्यूजन में सिंपली डिफ्यूजन होता है ना, हाई टू लो कंसंट्रेशन। अच्छा, सेल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। देखो सेल, ये एक सेल है, ये दोनों कम्युनिकेट कैसे करेंगी, कुछ रिसेप्टर्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं सेल की मेम्ब्रेन पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये वाली सेल ने कुछ केमिकल सेक्रीट किए, इस रिसेप्टर के पास आए। अगर ये दोनों एक तरह की सेल हैं, है ना, तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ हमारी तरह की सेल है। अगर ये डिफरेंट तरह की सेल है तो ये रिसेप्टर रिजेक्ट कर देगा इस केमिकल सिग्नल को। ठीक है, सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस मतलब इंगल्फ करती है सब्सटेंसेस को, और एक्सोसाइटोसिस वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल आउट करती है। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे देखो कार्बोहाइड्रेट चेन है ये। ठीक, नेक्स्ट अब आते हैं सेल वॉल पे। सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है। याद रखना एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। थिक होती है, रिजिड होती है सेल वॉल, और नॉन लिविंग आउटर कवरिंग होती है। याद रखना सेल वॉल क्या होती है, नॉन लिविंग आउटर कवरिंग होती है। ये प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, फंजाई में, बैक्टीरिया में, और याद रखना एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। स्ट्रक्चर सेल वॉल का क्या है, प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में ही प्रेजेंट होती है। तो प्लांट्स में हम देखते हैं इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। 3 लेयर होती है इसमें, मिडल लैमेला, प्लाज्मा, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। मिडल लैमेला की बात करें, मिडल लैमेला किस में रिच होता है, पेक्टिन सब्सटेंस में रिच होता है, याद रखना। और बाइंड एडजेसेंट सेल, जो बगल बगल वाली सेल है, बगल बगल वाली सेल है उनको बाइंड करवा के रखता है कौन, मिडल लैमेला। ठीक, प्राइमरी सेल वॉल की बात करें, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और कब बनती है, जब सेल ग्रोथ होता है तब बनती है। सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें, ये थिक होता है, रिजिड होता है, डिपॉजिट होता है आफ्टर सेल मेच्योर। ये डिपॉजिट होती है जब सेल मेच्योर हो जाती है। ठीक, कहीं ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ देना, नेक्स्ट क्लास में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल की बात करें, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्ट करती है सेल को फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, कोई मैकेनिकल इंजरी ना पहुंच जाए सेल को, सेल टूट ना जाए, तो उससे प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करती है, सेल वॉल। ठीक, और पैथोजन से भी, कोई बाहर से पैथोजन आ रहा है उसको अंदर आने नहीं देना है। ठीक है, वो अंदर आ जाएगा तो हार्म करेगा सेल को और सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, है ना। तो सेल वॉल उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक, सपोर्ट करती है और शेप प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मतलब जैसे कि ये सेल है, इसमें वाटर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये और बड़ी होती जाएगी, तो सेल मेंटेन करके रखती है कि ये सेल वॉल मेंटेन करके रखती है कि ये सेल बर्स्ट ना हो जाए, फट ना जाए। ठीक है, प्रिवेंट बर्स्टिंग, वही चीज़ बता रही है, प्लांट सेल फ्रॉम बर्स्टिंग इन हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब वाटर अंदर ज़्यादा, ठीक, बाहर कम। ठीक, समझ गए। अच्छा, कम्युनिकेशन की बात करें तो प्लाज्मोडेस्माटा अलाउ करता है मूवमेंट सब्सटेंसेस का प्लांट सेल्स के बीच में। तो देखो सेल्स होती हैं, सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा होता है। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है इसकी वजह से कम्युनिकेशन होता है, यहाँ से यहाँ चीज़ें जाती हैं। ठीक, समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट अब आते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म जो होता है जेली जैसा सब्सटेंस होता है, साइटोप्लाज्म सेल का है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस में है, जेली जैसा सब्सटेंस न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म कैसा होता है, जेली जैसा होता है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, सेल के अंदर होता है और ऑर्गेनेल्स को सराउंड करके रखता है। ठीक,
एंड फिल करता है स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ये सेल है आपकी, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म में क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, एक साइटोसोल होता है, सेल ऑर्गेनल्स होता है, इंक्लूजन बॉडीज होती है। साइटोसोल जो होता है फ्लूइड पोर्शन होता है और वाटर, एंजाइम, सॉल्ट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बना होता है। सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, जैसे इसमें स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस होता है। इंक्लूजन्स की बात करें, इंक्लूजन्स क्या होते हैं, बेसिकली नॉन लिविंग मटेरियल होते हैं। नॉन लिविंग मटेरियल जैसे कि स्टार्च ग्रेन्स हो गई, ऑयल ड्रॉपलेट्स हो गए, पिगमेंट्स हो गए, समझ गए, ठीक। अच्छा, इसको ध्यान में रखना, याद कर लेना इसको, ठीक। चलो नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस, याद रखना हर किसी के। फंक्शंस क्या है, पहला मीडियम प्रोवाइड करती है फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होती हैं, साइटोप्लाज्म में होती हैं सेल के, ठीक। सस्पेंड्स ऑर्गेनल्स, मतलब प्रोवाइड करती है सपोर्ट और प्रोटेक्शन ऑर्गेनल्स को, ठीक। स्टोरेज की बात करें, न्यूट्रिएंट स्टोर करती है, आयंस, वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करके रखती है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये मूवमेंट करवाती है मटीरियल्स विद इन सेल। अब देखो सेल के अंदर भी तो मूवमेंट होना है चीज़ों का, सब्सटेंसेस का, तो वो साइटोप्लाज्म की हेल्प से होता है, ठीक। अच्छा, मेंटेन करवाती है सेल का शेप, कंट्रीब्यूट टू द सेल स्ट्रक्चर एंड शेप। सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखते हैं, सेल का शेप मेंटेन करके रखता है साइटोप्लाज्म। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अभी भी हमारा यही टॉपिक है। सेल ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शन, सेल ऑर्गेनल्स एंड उनके फंक्शंस देखने हैं हमें। अभी हमने साइटोप्लाज्म तक देखा था, साइटोप्लाज्म में क्या देखा, उसमें सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं। अब कौन से सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, पहला क्या है, न्यूक्लियस हो गया, ठीक। पहला आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, ठीक है, जैसे ब्रेन हमारे में कंट्रोल सेंटर है, सेल का कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है, ठीक। देखो एक एक करके देखेंगे। न्यूक्लियर एनवेलप, जैसे एनवेलप से समझ रहे हो, एक डबल मेम्ब्रेन होती है जिसमें पोर्स होते हैं मटीरियल के एक्सचेंज के लिए, ये सेल है, ठीक। न्यूक्लियर एनवेलप ये बना दिया, इसमें ये देखो पोर्स बना दिए। अब यहाँ पे जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में अगर जाना है तो इन पोर्स से जाएगा, समझ गए, ठीक। अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म था सेल के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। देखो जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक। न्यूक्लियोलस की बात करें तो ये डेंस होता है, स्फेरिकल बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है राइबोसोम प्रोडक्शन में, ठीक है। या ये किसके प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है, राइबोसोम्स के प्रोडक्शन में, ठीक, समझ गए। डेंस स्फेरिकल बॉडी, ये याद रखना ज़रूर, ये ज़रूर याद रखना, न्यूक्लियोलस डेंस स्फेरिकल बॉडी होता है और ये राइबोसोम्स का प्रोडक्शन करवाता है, ठीक। क्रोमैटिन की बात करें तो डीएनए एंड प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, और ये जैसे ये डीएनए है, ये डीएनए है, इस पर प्रोटीन्स अटैच्ड है, ठीक। और ये कंडेंस फॉर्म में हो जाता है एकदम, ठीक है, कंडेंस फॉर्म में हो जाता है, और इससे किस में फॉर्म हो जाता है, क्रोमोसोम्स में फॉर्म हो जाता है, ठीक है। डीएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम्स फॉर्म करता है, क्रोमोसोम्स फॉर्म में कंडेंस हो जाता है जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है। अच्छा देखो फंक्शंस देख लो, स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। न्यूक्लियस जो होता है इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जैसे डीएनए हो गया, ये सेल का ग्रोथ कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन कंट्रोल करता है, ठीक। सिंथेसाइज करता है आरएनए एंड राइबोसोम्स, ठीक। याद रखना इसको। देखो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, ये आपका एनवेलप है पूरा, यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियर पोर दिया है, ये आपका न्यूक्लियोलस है, राइबोसोम के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये आपका उलझा उलझा सा जो देख रहे हो कंडेंस फॉर्म में, ये आपका क्या है, क्रोमैटिन है, ठीक। क्रोमैटिन कैसे बनता है, डीएनए और प्रोटीन जब कंडेंस फॉर्म में हो जाते हैं और क्रोमोसोम बनाते हैं तो क्रोमैटिन बनता है, ठीक।
अच्छा, अब देखो न्यूक्लियर एनवेलप से जुड़ा हुआ क्या रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो देख रहे हो ये सारा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये डॉट डॉट जो देख रहे हो ये राइबोसोम्स है। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे डॉट डॉट वाला स्ट्रक्चर राइबोसोम्स हो तो उसे क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे डॉट डॉट वाला स्ट्रक्चर राइबोसोम ना हो तो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है। जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इनर मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे फोल्डेड होती है। और इस फोल्डेड रीजन्स को क्या कहते हैं, हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक, क्रिस्टी कहते हैं। ये देखो फोल्डेड होती है क्रिस्टी में। और ये क्रिस्टी किस लिए होते हैं, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो पाए अंदर, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में और क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स एक फ्लूइड होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहता है। इस मैट्रिक्स में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है और एंजाइम्स होते हैं। ठीक, फंक्शंस की बात करें तो एटीपी प्रोड्यूस करता है थ्रू एरोबिक प्रोसेस। एरोबिक प्रोसेस में जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो। एनारोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ना हो, है ना। ये रेगुलेट करता है सेल का मेटाबॉलिज्म, सेल की मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रेगुलेट करवाता है। क्यों, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। एनर्जी मिलेगी तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होंगी। इसमें अपना खुद का डीएनए होता है और सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिया है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है, इसे क्रिस्टी बोला जाता है। अंदर एक फ्लूइड है जिसे मैट्रिक्स कहा गया है। इसमें यहाँ पे आउटर इन आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है। ठीक, अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करवाता है बेसिकली और सिंथेसिस करवाता है। ये दो तरह के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो स्टडेड होता है राइबोसोम से। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये छोटा छोटा क्या है, राइबोसोम है। ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। समझ गए। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है और ट्रांसपोर्ट करवाता है ना, मॉडिफाई करके जो उसने प्रोटीन सिंथेसिस किया है। क्यों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, क्योंकि उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है और राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ये लिपिड सिंथेसाइज करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं ड्रग्स को। देखो कुछ लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स बनती हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करना होता है ना। डिटॉक्सिफाई मतलब उनको एक्सपेल आउट करना होता है, उनको इन टॉक्सिक फॉर्म उनका हटाना होता है और एक्सपेल करना होता है, उसे डिटॉक्सिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, जो ड्रग्स बनती है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो बनती है, उनको डिटॉक्सिफाई करते हैं, मतलब टॉक्सिक नेचर उनका हटाते हैं, स्टोर करते हैं केमिकल आयंस को। एंड अब आते हैं फंक्शंस पे। आर ई आर का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन फोल्डिंग कराता है, प्रोटीन फोल्डेड फॉर्म में रहे और इसे मॉडिफिकेशन करवाए। फोल्डेड फॉर्म में क्यों रहे, ताकि इजीली, फोल्डेड फॉर्म में प्रोटीन क्यों होना चाहिए, ताकि इजीली प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट हो पाए, है ना। और मॉडिफिकेशन करवाते हैं प्लस ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। एस की बात करें तो ये लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस करता है प्लस डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब वही टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक, इतना आ गया। अब देख लो डायग्राम यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया था, न्यूक्लियस से जुड़ा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये वाली न्यूक्लियर एनवेलप बोला गया है, ये न्यूक्लियर पोर्स हैं ये सारे। ठीक, यहाँ पे देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ है, कुछ पे ये डॉट डॉट वाला स्ट्रक्चर है, कुछ पे नहीं है। जिस पे नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिस पे है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक, और यहाँ पे जिस पे डॉट डॉट वाला स्ट्रक्चर है वो राइबोसोम्स होते हैं। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अब गोल्गी एपेरेटस पे चलते हैं। गोल्गी एपेरेटस क्या करता है, जो सिंथेसिस किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, अब उसकी पैकेजिंग करेगा और उसको सेक्रीट करेगा आगे, है ना। गोल्गी एपेरेटस पैकेजिंग एंड सेक्रीशन करवाता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक सीरीज होती है फ्लैट एंड स्टैक्ड सैक्स जैसे स्ट्रक्चर की, जिसे क्रिस्टी बोलते हैं। ये देखो, ये स्टैक जैसा स्ट्रक्चर फ्लैटेंड सा बन रहा है, इन सबको क्रिस्टी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में सॉरी, इसे सिस्टर्नी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी होते हैं और यहाँ गोल्गी एपेरेटस में सिस्टर्नी होते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं, क्रिस्टी होते हैं। क्रिस्टी क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग, ठीक है। और गोल्गी एपेरेटस में सिस्टर्नी होते हैं। गोल्गी एपेरेटस में क्या होते हैं, सिस्टर्नी होते हैं, ठीक। सिस्टर्नी ये क्या है, आपका फ्लैटन जैसा स्ट्रक्चर जो कि स्टैक्ड है, एक के ऊपर एक है ना, उसे सिस्टर्नी कहा जाता है। ये देखो, ठीक। अच्छा, गोल्गी एपेरेटस में दो फेस होते हैं, एक सिस फेस होता है, एक ट्रांस फेस होता है। यहाँ पे देखो, एक जो सिस फेस होता है ये वेसिकल्स रिसीव करता है ईआर से। ईआर से जो बना सिंथेसिस हुआ उसमें वो किस में आया, एक वेसिकल में आया। ईआर से सिंथेसिस होके वेसिकल में आया ये, है ना। और सिस फेस जो है वो इसको रिसीव करेगा, फिर यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगा, फिर यहाँ से रिलीज होंगे वेसिकल्स। समझ गए, रिलीज होंगे। जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो ट्रांस फेस से वेसिकल रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पे ये रिसीव कर रहा है ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो ईआर से आए हैं, है ना। तो सिस फेस पे क्या होता है, ये वेसिकल रिसीव करता है ईआर से, ट्रांस फेस क्या करता है, शिप करता है मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स को। जो मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स है उन्हें शिप करता है, डिलीवरी करवाता है। जैसे फंक्शन की बात करें तो ये मॉडिफाई करता है, सॉर्ट मतलब अलग करता है जो काम की चीज़ें हैं, पैकेज करता है, फिर उन्हें किसको पैकेज करता है, प्रोटीन्स और लिपिड्स का पैकेजिंग करता है, ठीक। और लाइसोसोम प्रोड्यूस करता है सेक्रीटरी वेसिकल्स, ठीक। और एक और चीज़ याद रखना, जो गोल्गी एपेरेटस होता है ग्लाइकोसाइलेशन में इन्वॉल्व होता है। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, शुगर मॉलिक्यूल्स ऐड करना प्रोटीन में। प्रोटीन में क्या करना, शुगर मॉलिक्यूल्स ऐड करना, ठीक। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर हो गया है। लाइसोसोम्स की बात करें तो लाइसोसोम डाइजेस्टिव सिस्टम होता है सेल का, ठीक है। लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये ऑटोलाइसिस करते हैं। ऑटोलाइसिस मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन करते हैं। जो सेल डैमेज हो जाती है उसका सेल डिस्ट्रक्शन, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो अपनी ही सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक। तो इसे सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है लाइसोसोम को। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, फिल्ड होते हैं किससे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम से। याद रखना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, लिटिक मतलब तोड़ना, ठीक। इनका फंक्शन क्या होता है, तोड़ना। हाइड्रोलिटिक एंजाइम है तो ब्रेक डाउन करते हैं वेस्ट मटेरियल का और डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स का, और कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस का भी ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक। अच्छा, ऑटोफेजी क्या होता है, इसमें सेल्फ अपने ही कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट कर देते हैं, है ना। जैसे अपने ही सेल को डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, सेल का डिस्ट्रक्शन करते हैं, ऑटोलाइसिस। लाइसिस मतलब तोड़ना, ऑटोफेजी, फैजी मतलब डाइजेशन, है ना। डाइजेशन, ऑटोफेजी में क्या होता है, डाइजेशन कर देते हैं अपने ही कंपोनेंट्स का, ठीक। अच्छा, अब आते हैं राइबोसोम्स पे। राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं, क्यों, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस करवाती हैं। इनका स्ट्रक्चर किसका बना होता है, आरएनए और प्रोटीन्स का बना होता है। ये किसके बने होते हैं, दो सब यूनिट के बने होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है। ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, या तो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फ्रीली लोकेटेड होंगे, या तो ये आर से अटैच्ड होंगे, आर इसीलिए ये अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे बोला जाता है। अब फंक्शंस की बात करें तो ये साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की, ठीक। अच्छा, ये ट्रांसलेट करते हैं जेनेटिक कोड जो एमआरएनए होता है इनटू पॉलीपेप्टाइड। देखो, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, ठीक। अब ये जो एमआरएनए होता है ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स बनाते हैं, और प्रोटीन्स किसके बने होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, है ना। और ये अमीनो एसिड एक चेन के फॉर्म में ज्वाइंट होते हैं, इन्हें पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाता है, समझ गए। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है।
ठीक, समझ गए, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स क्या है, सिंपली स्टोरेज यूनिट है, यहाँ पे मटेरियल स्टोर होता है। इनका स्ट्रक्चर कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं, ये फिल्ड होते हैं फ्लूइड से। इनकी जो, ये याद रखना ज़रूर से, टोनोप्लास्ट क्या होती है, जो वैक्यूल होते हैं उनको सराउंड करती है टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट, ये वैक्यूल्स को सराउंड करती है, इसे ज़रूर से याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, फंक्शन क्या होता है, प्लांट्स में क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होते हैं, टर्गर प्रेशर मेंटेन करते हैं, वाटर का स्टोरेज मेंटेन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट। अब देखो यहाँ पे टर्गर प्रेशर आया, ये एक सेल है, सेल में वाटर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है तो सेल वॉल पे प्रेशर लगेगा, सेल वॉल पे ऐसे कुछ प्रेशर लगेगा हर तरफ से, है ना। तो ये प्रेशर जो होता है ये टर्गर प्रेशर होता है। ठीक, ये टर्गर प्रेशर होता है, स्वेलिंग हो जाती है इसमें सेल की। अच्छा, एनिमल्स में क्या होता है, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, ये स्टोरेज में इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। प्लास्टिड्स की बात करें तो ये से प्लांट्स सेल में होते हैं, फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, अच्छा, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो मतलब क्लोरोप्लास्ट तो इसी में आएगा, प्लास्टिड में। प्लास्टिड चार तरीके के हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तीन तरीके के, ये हटाओ, ये फंक्शंस है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस लिए होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए होता है। ये कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है इसमें, और थाइलाकॉइड स्टैक्ड होते हैं टू फॉर्म ग्राना। ये क्लोरोप्लास्ट है तुम्हारा, क्लोरोफिल होता है इसमें, और कुछ ऐसे 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 थाइलाकॉइड्स होते हैं। ये एक थाइलाकॉइड ये स्टैक में है, स्टैक स्टैक में है तो इसे ग्राना बोलते हैं। ठीक है, ग्राना बोलते हैं, याद रखना। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो क्रोमो मीन्स कलर होता है, ये कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो कि फ्लावर और फ्रूट को कलर प्रोवाइड करते हैं, येलो, ऑरेंज, रेड फॉर फ्लावर एंड फ्रूट कलर। देखो, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट मतलब इनमें कोई कलर ही नहीं होता, पिगमेंट ही नहीं होता, ये बस स्टार्च का, ऑयल का और प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं। ठीक, अच्छा, फंक्शंस की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी आपकी क्या है, ग्लूकोज है। ठीक, वही फोटोसिंथेसिस करवाता है। क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है ताकि पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट हो, है ना, पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट हो फ्लावर की तरफ, अच्छे सुंदर सुंदर फ्लावर देखते हैं तो पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होते हैं। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, जो पॉलिन ग्रेन्स को ट्रांसफर करवाते हैं फीमेल फ्लावर के पास। ठीक, जैसे इंसेक्ट्स हो गए। अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं ये। ठीक, समझ गए। अब आ जाओ सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स पे। सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, ये सेल डिवीजन के टाइम पे बनते हैं एंड ये एनिमल सेल में होते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेंट्रोजोम में एक पेयर होता है सेंट्रियोल का, एक पेयर होता है सेंट्रियोल का, ये अरेंज होता है राइट एंगल पे। ठीक, राइट एंगल पे अरेंज होता है। इनका फंक्शन क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं, देखो माइटोसिस मियोसिस के दौरान जब सेल डिवीजन होता है, सिंपली जब सेल डिवीजन होता है तो कुछ ऐसे 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 करके स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। ठीक है, इन स्पिंडल फाइबर्स को ऑर्गेनाइज करवाना सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल करते हैं। ठीक है, और ये क्या फॉर्म करते हैं, सीलिया फ्लैजिला फॉर्म करते हैं कुछ सेल्स में। ठीक, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम। साइटोस्केलेटन की बात करें तो साइटोस्केलेटन क्या होता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक नेटवर्क होता है प्रोटीन फिलामेंट्स का। देखो, साइटोस्केलेटन जैसे सबका सेल स्केलेटन है, हमारा स्केलेटन है, सेल का भी स्केलेटन होता है। ये क्या करता है, नेटवर्क फॉर्म करता है प्रोटीन फिलामेंट्स का। और ये प्रोटीन फिलामेंट्स देखो दो तरह के प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन जिसे माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है, एंड एक्टिन प्रोटीन जिसे माइक्रोफिलामेंट्स कहा जाता है, और एक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। ठीक, इनका फंक्शन क्या है, शेप, साइटोस्केलेटन है तो स्केलेटन क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है, शेप और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये फैसिलिटेट करवाते हैं इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो कुछ सिंथेसाइज कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसको दूसरे ऑर्गेनल्स के पास पहुंचाते हैं ये। ठीक, एनेबल्स सेल मूवमेंट, सेल का मूवमेंट करवाते हैं। कैसा मूवमेंट करवा सकते हैं, अमीबॉइड करवा सकते हैं, सीलिया से फ्लैजिला से मूवमेंट करवा सकते हैं। ठीक,
अच्छा, सीलिया और फ्लैजिला की बात करते हैं। ये लोकोमोशन करवाते हैं, मतलब सेल मूवमेंट करवाते हैं। लोकोमोशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। मूवमेंट से, मूवमेंट क्या होता है? सिर्फ एक जगह रह के मूव करना, है ना। ठीक, मूवमेंट स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। सीलिया कैसे होते हैं? शॉर्ट होते हैं, न्यूमरस होते हैं। फ्लैजिला लॉन्गर होता है और कुछ ही फ्लैजिला होते हैं। ठीक, जो सीलिया होते हैं वो छोटे होते हैं और ज़्यादा होते हैं। तो ये सीलिया बहुत ज़्यादा होते हैं और जैसे फ्लैजिला है वो एक या दो होते हैं। ठीक, समझ गए। फंक्शन क्या है? मूवमेंट करवाते हैं, स्पर्म का मूवमेंट करवाते हैं, फ्लैजिला से फ्लैजिला मूवमेंट करवाते हैं। तो ये स्पर्म है, ये नीचे जो है ये फ्लैजिला है। ये स्पर्म का मूवमेंट करवाता है, फ्लूइड्स का मूवमेंट करवाते हैं क्रॉस सेल सरफेस। सेल का जो ये यहाँ पे देखो सीलिया है। ठीक, यहाँ पे कुछ फ्लूइड्स का मूवमेंट करवाते हैं ये। जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है आपका, यहाँ पे सीलिएटेड एपिथीलियम होता है ना। यहाँ से एयर जा रही है तो उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स भी आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पे ट्रैप भी करते हैं ये सीलिया। ठीक, समझ गए। और सीलिया क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस सेक्रीट करते हैं, ठीक है, ताकि डस्ट पार्टिकल वहाँ पे जाके ट्रैप हो जाए। ठीक, और फर्दर आगे ना जा पाए लंग्स में। अच्छा, यहाँ पे हमारा पार्ट 1 ख़त्म हुआ है इस टॉपिक का। अब हम पार्ट 2 करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, कोई भी डाउट हो कैसा लगा वो भी कमेंट करके जाना। और ऐसे क्लासेस के लिए सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।